जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। जिस तरीके से उनके सरकारी आवास पर नोटों की गड्डी मिली थी और उसके बाद जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई भी दी थी और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद की चौखट पर भी पहुंचा था। वहीं अब ये मामला सीधा महाभियोग की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इस मामले में ताजा अपडेट क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से जस्टिस वर्मा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है ऋतिक। तो ऋतिक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जस्टिस वर्मा का जो मामला था वो काफी चर्चा का विषय रहा था। जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगी थी, उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और वहां पर नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज का वीडियो जारी किया था और लगातार ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि इस मामले में राजनीति भी गरमाई थी। तो अभी जिसमें ताजा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई तो वहां से जस्टिस वर्मा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बोला है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा का ये मामला ये पिछले साल का मामला है, 2025 में मार्च महीने की ये बात है जब ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ा, सामने आया जब करीबन जज के कमरे से 2.5 करोड़ कैश, ऐसा बताया गया, जले हुए वहाँ पे मिलते हैं। 2.5 करोड़ कैश थे और उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा सवालों के घेरे में आ जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस। और उसके बाद ये मामला जब आया सामने, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ के लोगों ने भी उनका विरोध किया। कई मामलों में वहाँ के अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने कहा कि ऐसे किस तरीके से जब किसी एक जज के खिलाफ इतना बड़ा अपराध सामने आया है और ऐसे में आप उनका तबादला कर रहे हो, सिवाय इसके कि आप उनका इस्तीफा लें। बहरहाल इस मामले पे अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रहा कैश कांड अब एक निर्णायक मोड़ पे आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो याचिका खारिज की है जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर के फैसले और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत शुरू की गई प्रक्रिया को चुनौती दी थी। और इस फैसले के बाद ये बात क्लियर हो गया है, अनुराधा, कि अब उनके खिलाफ जांच का रास्ता पूरी तरीके से रास्ता ये खुल चुका है और महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यानी महाभियोग उनके खिलाफ लाने की बात चल रही है। देखिए, वजह यही है कि ये सवाल सबसे अहम हो गया है कि अब जस्टिस वर्मा का भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है उनका। देखिए, मामला सिर्फ एक जज के खिलाफ आरोप तक ही सीमित नहीं है अनुराधा, ये न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और उसकी आज़ादी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि संवैधानिक संस्थाएं तय प्रक्रिया से ही पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन साथ ही इस फैसले ने कई कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं कि जांच आखिर होगी तो होगी कैसे, इस जांच में कितना वक्त लगेगा और इसमें संसद की भूमिका क्या होगी, क्या जस्टिस वर्मा को राहत मिलेगी, कोई भी गुंजाइश है, क्योंकि वो अपनी बात रख रहे हैं। बार बार उन्होंने कहा है कि वो बेकसूर है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये है कि जब अगर महाभियोग उनके खिलाफ आता है तो जज यशवंत वर्मा किस तरीके से वो सवालों के घेरे में आते हैं। अगर उनके खिलाफ जांच अगर सही साबित होते हैं तो फिर महाभियोग तय है और महाभियोग लाने की प्रक्रिया हम आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से महाभियोग भी लाया जाता है। और देखिए, ये पूरा मामला जब से सामने आया है, कहीं ना कहीं एक जज के खिलाफ ये सवाल था कि एक जज के सरकारी आवास, दिल्ली स्थित सरकारी आवास से इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद होता है, जले हुए नोट वहाँ पे बरामद होते हैं। हालांकि उस वक्त जज यशवंत वर्मा ने कहा था कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि आग लगी तो लगी कैसे, और इवन यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये कमाई अवैध नहीं है, उन्होंने वैध कमाई करार दिया था। बहरहाल सवाल ये था कि इतनी भारी मात्रा में 2.5 करोड़ कैश, जैसा बताया गया, वहाँ पर कर क्या रहे थे। ऋतिक, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जिस तरीके से अब जांच का जो रास्ता खुल गया है वो कहीं ना कहीं यशवंत वर्मा के लिए हम एक झटके के तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर महाभियोग आता है तो जस्टिस वर्मा के सामने क्या रास्ता हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर उनके खिलाफ जो है जांच प्रक्रिया में महाभियोग अगर आता है तो फिर उनके पास क्या रास्ते बचेंगे, ये जो सवाल आपने पूछा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 के तहत जांच की प्रक्रिया होती है। आखिर ये क्या होती है ये बताना जरूरी है। देखिए, इस कानून के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया बेहद सख्त और लंबी है। पहले संसद में महाभियोग प्रस्ताव लगाया जाता है, लोकसभा स्पीकर एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हैं और ये पैनल जो होता है इसमें समिति आरोपों की जांच कर रिपोर्ट जो है वो संसद को सौंपती है। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष इस पर 3 आपके, जैसे मैंने आपको बताया, इस पैनल को गठित करेंगे, फिर ये पैनल संसद को रिपोर्ट करेगी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यही वजह है कि भारत में जजों के खिलाफ महाभियोग के मामले बहुत दुर्लभ हैं और ऐसे में कोई भी इस मामले में महाभियोग से बचना चाहता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, जैसे
आपको मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा स्पीकर जांच समिति के गठन की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा, उनको मौका पूरा मिलेगा कि वो अपनी बात रख सकें संसद की इस पटल पे। समिति गवाहों, दस्तावेजों और अन्य सबूतों के आधार पर रिपोर्ट फिर तैयार किया जाएगा, और ये प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है, यानी कि लंबा प्रोसेस है, ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। और उसके बाद जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पास आखिर विकल्प क्या बचेंगे, क्या रास्ता उनके पास है अगर उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो। देखिए, अगर जांच समिति उन्हें दोषमुक्त पाती है, अगर उनकी कोई गलती नहीं पाई गई, तो फिर वो दोबारा न्यायिक कार्य कर सकते हैं, यानी फिर से उस प्रणाली में वो जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आरोप साबित हो जाते हैं उनके ऊपर, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, और इस स्थिति में उनके पद से हटाए जाने की संभावना बन सकती है और इस्तीफा देना पड़ सकता है। फिलहाल वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, लेकिन उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा अगर उन पर आरोप सच साबित हो जाते हैं। और एक विकल्प ये भी हो सकता है, तब भी मामले की नैतिक और कानूनी छाया उन पर जो है वो बनी रहेगी। हालांकि इसमें एक सवाल ये भी है कि मामला न्यायपालिका और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आखिर अहम क्यों है। देखिए, ये केस जो अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का सामने आया है, ये हमें बताता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। कानून के सामने कोई भी पद या फिर व्यक्ति बड़ा नहीं है, फिर चाहे वो कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, या फिर कोई भी किसी पद पे बैठा शख्स क्यों ना हो, कानून के लिए सब बराबर होते हैं। ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है, ये भरोसा भी दिलाती है कि संस्थागत ढांचे के भीतर रहकर बड़े से बड़े मामलों की जांच की जा सकती है। और ऐसे में अगर हम देखें तो पूरा जो मामला है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से जब वो मामला सामने आया था, दिल्ली हाईकोर्ट में उस वक्त वो थे, और ये उनके आवास पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में वहाँ पे जो नोट थे वो वहाँ पे थे। और वो बिल्कुल, यहाँ पर ये जो हम मामले को अगर बात करें तो मामले में जैसे उनके आवास पर आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची थी, तो वहाँ पर एक कमरे के अंदर नोटों की जली हुई गड्डियाँ मिली थी, और ये बयान भी सामने आया था कि ये जो यशवंत वर्मा है उनके आवास से ही ये गड्डियाँ मिली थी, और इसका वीडियो भी लगातार सामने आया था, और उसके बाद से ही ये मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, संसद तक ये मामला उठ चुका है, और जब इस मामले में काफी लंबी बयानबाजी हुई, काफी लंबी चर्चा हुई, उसके बाद जस्टिस वर्मा ने भी अपना बयान दिया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे खिलाफ महाभियोग क्यों लाया जाएगा। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फैसला कितना अहम हो जाता है, और ये जो हम मानते हैं कि न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि है, हमारा कानून सबसे ऊपर है, चाहे मामला कोई भी हो, अदालत बिल्कुल सही फैसला सुनाती है। और यहाँ पर भी जिस तरीके से आपने बताया कि अगर महाभियोग गठित होता है, यहाँ पर कमेटी गठित होती है, तो यहाँ पर जस्टिस वर्मा का पक्ष भी रखा जाएगा। लेकिन हमें ऋतिक उनका एक बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने कोर्ट की जब सुनवाई चल रही थी, तो एक बार कोर्ट ने बोला था कि उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा ने ये चीज बोला था कि मेरा बयान सुना ही नहीं गया। तो अब जो अगर ये महाभियोग आता है, तो जस्टिस वर्मा का क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, चाहे वो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो बयान था पहले, इससे पहले भी, क्योंकि ये मामला जो है, देखिए, मार्च 2025 में सामने आता है, शुरुआत इस जड़ की वहाँ से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब यशवंत वर्मा जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे, और उनके ही सरकारी बंगले में, दिल्ली के स्थित सरकारी बंगले में आग लगी थी, और ये बंगला उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के तौर पर ही था। देखिए, आग बुझाने के दौरान फायर सर्विस को एक स्टोर रूम से जले हुए नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं। शुरुआती आकलन में ये रकम करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। 2.5 करोड़ रुपए कैश एक जो है एक जज के घर में पाए जाते हैं, और फिर जज का कहना है कि भाई मुझे इस मामले में इल्म तक नहीं, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मेरे आवास में इतनी भारी मात्रा में जो है वो कैश है। तो बहरहाल ये सवाल लगातार आपने देखा, जब ये मामला सामने आया था, राजनीति भी इस पर शुरू हुई थी। उस वक्त विपक्ष के नेताओं ने लगातार ये कहा कि कोर्ट के जस्टिस के घर के अंदर 2.5 करोड़ कैश मिलना मजाक बात नहीं है, और इतनी भारी मात्रा में वहाँ पे कैश मिलता है, और उसके बाद जज कहते हैं कि मुझे ही नहीं पता उनके सरकारी आवास पे इतनी भारी मात्रा में कैश थी। बहरहाल देखिए, उसका वीडियो भी सामने आया था, जो कथित तौर पर अनअकाउंटेड भी थी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। जस्टिस वर्मा ने सफाई दी कि यह रकम उनकी वैध आय से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि देखिए, 2.5 करोड़ रुपए जो है उनकी अवैध कमाई नहीं है, ये वैध कमाई थी, और वो उन्होंने रखी हुई थी, लेकिन अनअकाउंटेड कैश होने के कारण विवाद और गहरा हो गया। अब घटना के कुछ दिन बाद यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया, बस उन्हें वहाँ उनका ट्रांसफर किया गया।
और जांच एजेंसियों ने कैश के स्रोत यानी जो उनका सोर्स था और आग लगने के कारणों की जांच शुरू की। उस वक्त उनके आवास पे उनका नौकर भी था जब ये मामला सामने आया था। इनके समानांतर अगर हम देखें तो संसद में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत महाभियोग लाने के प्रस्ताव की बात जो जैसा कि मैंने आपको बताया वो शुरुआत हुई। और जैसा कि अभी आपने पूछा ये सवाल कि अगर उनके खिलाफ महाभियोग आता है उनका बयान क्या होगा। देखिए बयान जो बात उन्होंने पहले कही कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, महाभियोग लाने के दौरान खुद उनको पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको बोलने की इजाज़त दी जाएगी, उनको पूरा वक्त दिया जाएगा, उन्हें समय दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सकें। क्योंकि संसद के जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ये जांच सदस्य जो समिति है उसके गठन करेंगे। इसमें 3 लोग होंगे, बाकायदा वो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाने के बाद वो संसद में रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये बात रखी जाएगी और दोनों जगह पे 2/3 बहुमत के साथ ये चीज़ जो है महाभियोग लाने की बात पर चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस मामले के आने के बाद से सवाल यही कि अब जस्टिस वर्मा का भविष्य क्या होगा। अगर उनके खिलाफ साफ सीधी बात अगर हम कहें बिना घुमाए फिराए तो अगर उनके खिलाफ आरोप अगर सच्चे साबित होते हैं जाहिर तौर पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि यही उनके पास एक रास्ता बचेगा। क्योंकि महाभियोग लाने के बाद फिर उनके पास कोई चांसेस भी नहीं बचेंगे। इसलिए बहुत दुर्लभ केस होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं और महाभियोग लाने से बचा जाता है। लेकिन अगर उनके खिलाफ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जज के खिलाफ ही सीमित नहीं है, वहां लिमिटेड नहीं है, उनका ऐसा मामला सामने आना और उसके बाद से उसी वक्त उनका इस्तीफा ना देना, उसके बाद उनका तबादला करना, इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा लगातार। इवन सरकार को भी विपक्ष ने कटघरे में लाने की कोशिश की और कहा कि सरकार ऐसे मामले में इस्तीफा क्यों नहीं ले रही, क्यों उनको स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा रहा। उनका मतलब अगर किसी के घर से करोड़ों रुपए 2.5 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं और उसके बाद उनका तबादला कर दिया जाता है, कार्रवाई होने की जगह पे उनके ट्रांसफर क्यों हो रही है, ये सवाल पूछा गया था केंद्र सरकार से भी उस वक्त। बहरहाल इस पूरे मामले पे अब न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और उसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब इस बात को बहुत ही क्लियर कर दिया है कि संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो तय प्रक्रिया के तहत काम करती हैं, उनमें किसी का दखल जो है वो सही नहीं है। हालांकि इस फैसले के ने कई कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जांच आखिर कैसे होगी, समय कितना लगेगा, समय बहुत लगने वाला है इसमें। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है अनुराधा कि इसे बहुत जल्दी दर्ज कर लिया जाए और तुरंत जो है जांच समिति जो है वो अपना काम करके रिपोर्ट फटाफट संसद में पेश कर देगी। इसमें टाइम प्रोसेसिंग चीज़ें हैं, क्योंकि एक तरफ जिस जज पे ये आरोप है उसने साफ तौर पर कहा है कि मुझे नहीं पता इस बारे में, और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये पैसे जो है अवैध नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे थे, आग कैसे लगी आई डोंट नो। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इतनी भारी मात्रा में 2.5 करोड़ रुपए कैश किसी के घर में, एक जस्टिस के घर में क्या कर रहे थे, ये सवाल लगातार लोगों के मन में आया। और इवन इसी बात को लेकर जस्टिस वर्मा ने उस वक्त भी कहा था, जब उनसे पूछा गया था उस वक्त उन्होंने पहला बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी कमाई है, मैं चाहे उसको कैसे भी रखूं, वो मेरा काम है। लेकिन सबसे पहली बात, जब उस वक्त कोर्ट में सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरे लिए यहाँ पे चीज़ें जो है पॉलिटिक्स मेरे ऊपर की जा रही है, तो ऐसे में मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है, ऐसा जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा। और इन्हीं सब को देखते हुए उनका तबादला कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ के जो अधिवक्ता हैं, वहाँ के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ विरोध किया कि जिस जज पे इतना बड़ा आरोप है उस पर आप तबादला क्यों कर रहे हैं, और वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को समझा क्या है आपने, इस तरीके की बातें वहाँ पे उठी थी। बट अब इस मामले ने कहीं ना कहीं लोगों को फंसा कर रख दिया है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि इस कैश कांड में फंसने के बाद यशवंत वर्मा को झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें लोकसभा स्पीकर के उन्हें हटाने की मांग वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे संसदीय पैनल की वैधता को चुनौती दी गई थी। ये चुनौती उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर रखा, उन्होंने शायद इस बात को ही सोच के ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात को याचिका दायर की होगी कि शायद उन्हें वहां से राहत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। दरअसल देखिए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने 8 जनवरी को यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी की थी और अपना फैसला जो है फिलहाल के लिए सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का प्रयोग कर सकते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के कार्यों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। ये बात देखिए उन्होंने क्लियर तौर पे कहा कि अगर वहां पे जो है उपसभापति नहीं है, नदारद है, तो फिर सभापति उनका काम कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रहित के कार्यों का काम कर सकते हैं तो फिर ऐसी कानूनी प्रक्रिया के तहत वो भी कर सकते हैं। हालांकि ये टिप्पणियां उस बेंच की है जिसने जस्टिस वर्मा की ओर से किए गए इस तर्क से
सहमत होने से इनकार कर दिया, क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति के पास किसी प्रस्ताव को खारिज करने की शक्ति नहीं है अनुराधा। और 1968 के न्यायाधीश अधिनियम के तहत केवल स्पीकर यानी केवल जो अध्यक्ष हैं और सभापति के पास ही किसी जज के खिलाफ प्रस्ताव को स्वीकार या फिर खारिज करने की ही शक्ति दी जाती है। यानी लोकसभा में स्पीकर जो है लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला के पास ये ताकत है और दूसरी राज्यसभा के सभापति के पास ये ताकत है। बहरहाल अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए अपनी टिप्पणी भी दी और कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरएस डिप्टी चेयरमैन की प्रस्तावित खारिज करने की चुनौती नहीं दी है और लोकसभा स्पीकर और आरएस यानी राज्यसभा चेयरमैन दोनों ने प्रस्ताव पास नहीं किया कि इसलिए ज्वाइंट कमेटी संभव भी नहीं है। जस्टिस वर्मा ने स्पीकर की कार्रवाई प्रस्ताव को स्वीकार करने और जांच समिति द्वारा जारी किए गए सभी नतीजों वाले नोटिस को रद्द करने की मांग की थी और उन्होंने तर्क भी दिया इसके पीछे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है। उन्होंने इस बात को कहा क्योंकि एक्ट 1968 में ये तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, ऐसा उनका कहना है। बहरहाल देखिए कोर्ट में सुनवाई के तहत ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाभियोग की बात जो है, महाभियोग आने के बाद चीजें जो है वो उनके खिलाफ अगर जांच में अगर संसदीय कमेटी जो पैनल गठित की गई है अगर उसने अपनी जांच में यशवंत वर्मा को सजा अगर दोषी पाया तो फिर सजा तय है और इसमें पहला तो ये होगा कि उनके पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। बहरहाल ये मामला मार्च से लेके अब ऑलमोस्ट 1 साल और होने को आए हैं। जनवरी जो है वो आधी जनवरी खत्म हो चुकी है, मार्च में ये 1 साल हो जाएगा पूरे इस मामले का। लेकिन इस मामले के आने के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं ये बवाल मच गया था कि एक जस्टिस के घर से 2.5 करोड़ कैश मिलते हैं जले हुए, और दूसरी तरफ जज का कहना है कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, और उसके बाद उनका ट्रांसफर करना और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचना। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हम याचिका भी खारिज कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर महाभियोग लाने की बात तभी तय होगी जब संसदीय जांच कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट को संसद में पेश कर देगी और अगर उनके खिलाफ जो जांच में दोष सिद्ध पाए जाते हैं तो फिर महाभियोग लाने के बाद जो है उन पर कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी और पद से भी उनको जो इस्तीफा देना पड़ सकता है। बहरहाल अब नजर इसी चीज पे है कि जो रिपोर्ट पेश की जाएगी संसद में संसदीय जांच कमेटी की तरफ से, जो कि लोकसभा स्पीकर ने गठित की है, इसमें क्या कुछ सामने रिपोर्ट में निकल कर आता है। बात इधर जस्टिस यशवंत वर्मा ने रख दी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात वहां पे रख सके और अपनी बात रखने के बाद अगर चीजें उनके तर्क में अगर कोर्ट ने भी या फिर मतलब उनके हक में समझ में आई तो फिर चीज़ें और जो है उनके फेवर में आ सकती है। अगर नहीं तो अगर सारे सबूत जो अगर उनके खिलाफ अगर मिलते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई तय है। जी बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से आपने बताया है कि महाअभियोग लाने की अब चर्चा तेज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जस्टिस वर्मा को तगड़ा झटका लगा है, तो यानी कि साफ है कि एक तरफ कैश कांड है तो दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा की सफाई है और तीसरी तरफ है महाअभियोग की चर्चा। तो अब ऐसे एक पार्ट और ऐड करना चाहूँगा, जल्दबाजी में मैं थोड़ा जल्दी में एक पॉइंट में महाभियोग में जल्दी समझाता भी चलूँ। देखिए महाभियोग जो है वो एक विधायी प्रक्रिया है, क्योंकि हमने पूरी वीडियो में महाभियोग की बात की और मोटा मोटी तौर पे शायद दर्शक समझ भी गए होंगे। लेकिन देखिए महाभियोग जो है वो एक विधायी प्रक्रिया होती है जिसकी तरफ से जिसकी ओर से किसी उच्च सरकारी अधिकारी, किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जैसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या फिर संविधान के उल्लंघन, कदाचार या अक्षमता के गंभीर आरोपों के तहत औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाते हैं और यह उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण है। यानी अगर महाभियोग है तो पद से आप मुक्त होंगे, ये पहली बात आप याद रखें। और इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए संसद में मतदान होता है और ये केवल एक आरोप है, पद से हटाने की अंतिम कार्रवाई नहीं है। और इसके लिए संसद के दोनों सदनों यानी जैसा मैंने आपको बताया राज्यसभा लोकसभा में विशेष प्रक्रिया और बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत इसके लिए जरूरी होता है। तो महाभियोग लाने के बाद अगर उनके खिलाफ आता है तो फिर यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल ऋतिक, अब सबकी निगाहें सिर्फ इसी बात पर टिकी है कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है या नहीं लाया जाता, क्योंकि एक तरफ कैश कांड है तो दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा की सफाई है। तो आखिरकार देखना होगा कि जांच समिति अपनी रिपोर्ट में क्या चीजें पेश करती है और इस मामले की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है और ये मामला अब किस निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।